नमस्कार साहब, आज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन कुमार। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा होते ही पूरे देश में जो है आचार संहिता जो है वो लागू हो चुकी है। उसी को लेकर जो सभी पार्टियां हैं वो लगातार चुनावी मैदान में आ रही हैं। उसी को लेकर आज आरा लोकसभा सीट से आर.के. सिंह के विपक्ष में कहीं ना कहीं महागठबंधन के जो नेता हैं सुदामा प्रसाद वो खड़ा है। उनको लेकर आज आरा में आगमन जो है दीपांकर भट्टाचार्य जो माले के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनका आगमन आज आरा में हुआ है। क्या कुछ कह रहे हैं आप बोलिए, सीधे चलते हैं उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में और सुनाते हैं क्या। पत्रकार मित्रों का स्वागत है। तो चुनाव का मौसम है, दूसरे चरण का नामांकन भी शायद अब खत्म होने वाला है। आरा में आखिरी चरण में चुनाव है। तो आप सबको जानकारी है कि बिहार में माले को इंडिया गठबंधन के तहत लोकसभा की 3 सीटें मिली है चुनाव लड़ने के लिए, और 3 में से 2 सीट शाहाबाद में है, आरा और काराकाट। बगल में एक नालंदा भी है। और हमारे ऊपर सिर्फ लोकसभा नहीं, एक विधानसभा चुनाव भी थोप दिया गया। साथ ही मनोज मंजिल जी की गिरफ्तारी, बरगांव के हमारे 23 साथियों के ऊपर जो आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई, इसके चलते अगियाव विधानसभा में एक उपचुनाव भी है। हालांकि इस सवाल पर हाई कोर्ट में हमारी अपील है। हमने हाई कोर्ट में अपील की है कि सजा पर रोक लगे, और अगर ये रोक लगती है चुनाव से पहले तो तब ऐसी स्थिति में चुनाव नहीं होगा। लेकिन ये हाई कोर्ट में मामला अभी है, हाई कोर्ट के सामने अपील। तो फिलहाल हम मान के चल रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव के साथ एक विधानसभा का उपचुनाव भी है। तो उम्मीदवार के तौर पर इस बार कॉमरेड सुदामा जी और साथ ही शिव प्रकाश रंजन जी अगियाव से, ये हमारे उम्मीदवार हैं। जो चुनाव 2024 का, तो पूरा देश अब ये महसूस कर रहा है कि ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये बिल्कुल एक ऐसा चुनाव है जिसकी तुलना अगर हम पीछे जाएं तो 2004 के चुनाव से कर सकते हैं। 2004 में पूरे देश में जो हालात थे, एनडीए की सरकार थी, उस समय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। अमित शाह तब गुजरात के नेता थे और लाल कृष्ण आडवाणी जी देश के गृह मंत्री थे। और उस पूरे दौर में जब देश ने देखा कि एक तरफ गुजरात में जनसंहार हो रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं और सरकार प्रचार कर रही है कि इंडिया शाइनिंग, तो ऐसे दौर में देश ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था। उस समय यह सोचना कठिन था। आज 10 साल से मोदी जी की सरकार है और इस सरकार ने 400 पार का नारा दिया है। और 400 पार का जो नारा है उसका भी मतलब क्या है, ये भी किसी से अभी छुपा हुआ नहीं है। खुलेआम इनके कर्नाटक के नेता बोल रहे हैं कि 400 से ज्यादा बहुमत हमें इसलिए चाहिए ताकि संविधान में हम और ज्यादा अपने हिसाब से संविधान को हम बदल दे सकें। तो ऐसे दौर में जो चुनाव है, ये देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए चुनाव है। सुप्रीम कोर्ट भी अब समझने लगा है। चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 100% वीवीपैट की गिनती की जो मांग विपक्षी दलों ने की है, इसमें चुनाव आयोग को दिक्कत क्या है। तो बिल्कुल है, ये सवाल जो चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, पूरा देश पूछ रहा है कि आखिर वीवीपैट, जिस समय भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा ईवीएम मशीन से दिक्कत होती थी, सबसे ज्यादा ईवीएम पर सवाल बीजेपी के लोग उठाया करते थे, उस समय चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीन के साथ एक वीवीपैट की मशीन भी जोड़ने का काम किया। तो वीवीपैट का मतलब ही है कि वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, यानी वोटर इसको वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने का वोटर को मौका मिलेगा कि जो वोट हमने डाला, जो मशीन में बटन हमने दबाया, वो सही जगह वो वोट गया कि नहीं गया।
तो ये वोटर वेरीफाई करेगा, वोटर के हाथ में वो पेपर होगा, पर्ची होगी, जिसको देख करके वोटर संतुष्ट होकर के उसको डालेंगे कहीं। तो हम लोगों ने तो बस बात इतनी की कि आप वो जो पर्ची है वोटर की ओर से वेरीफाई किया हुआ, उसकी गिनती करो, और उसकी अगर गिनती हो जाए 100%, तब आज जो पूरे चुनाव को लेकर के उसकी विश्वसनीयता को लेकर के संशय बना हुआ है, ईवीएम को लेकर के जो पारदर्शिता की कमी है, ये संकट का हल हो सकता है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आप पूछ दिया है चुनाव आयोग से कि चुनाव आयोग को दिक्कत क्या है। तो हमें लगता है कि चुनाव आयोग को भी इस बात को समझना चाहिए और वीवीपैट की 100% गिनती होनी चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि संविधान विरोधी कानून था, और एक इतना बड़ा घोटाला अब उजागर हुआ है जो सिंगल एक घोटाला नहीं है, बल्कि घोटालों की भरमार, घोटालों का भंडार है। वो घोटालों का एक तंत्र था इलेक्टोरल बॉन्ड। और ये हैरानी है कि पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, पूरा देश अभी इस समय इसको लेकर परेशान है कि इतना बड़ा घोटाला हो गया है देश में। लेकिन नरेंद्र मोदी जी चुनाव में आप बोल रहे हैं कि जो लोग इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ बोलेंगे उनको पछताना पड़ेगा। तो हमें लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के लिए एक तरह से कहिए तो धमकी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने गलत कुछ कह दिया। तो इस समय में ये भी बात बिल्कुल देश के सामने उजागर हो गई कि ये सरकार न सिर्फ इनके पास ये पूरी सत्ता चाहती है, लेकिन पूरी सत्ता पर जो कब्जा है उसके बल पर जबरदस्त भ्रष्टाचार भी इस समय हो रहा है। तो जो अंग्रेजी के बहुत पुराने चर्चित कहावत है, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो सत्ता के साथ भ्रष्टाचार की संभावना जुड़ी रहती है, और इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश में संविधान लिखते समय इस बात पर उन्होंने जोर दिया था कि हिंदुस्तान में एक संसदीय लोकतंत्र हो, ताकि जो सत्ता है उसके ऊपर जनता का नियंत्रण हो, निगरानी हो, संसद में सवाल जवाब हो, मीडिया सवाल जवाब करे, जो तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं उन संस्थाओं की ओर से सत्ता के ऊपर एक नियंत्रण और निगरानी की पूरी व्यवस्था हो। हम देख रहे हैं कि ये पूरे नियंत्रण और निगरानी की जो पूरी व्यवस्था थी, इसको केंद्र की सरकार वो लगातार खत्म कर रही है। और जब पावर एब्सोल्यूट हो जाएगा तो वो एब्सोल्यूट पावर और एब्सोल्यूट करप्शन, ये दोनों जुड़वा भाई है, एक ही सिक्के के दो पहलू है। और वो एब्सोल्यूट करप्शन देश के अंदर अब पूरा बिल्कुल दिखने लगा है। इसलिए आज ये बिल्कुल साफ है कि अब तक के देश में जितनी सरकारें बनी है उनमें से सबसे भ्रष्ट सरकार मोदी जी की सरकार है। सबसे भ्रष्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और जो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचारियों को मिटा रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को हम छोड़ेंगे नहीं, तो दरअसल वो कहना ही चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को हम छोड़ेंगे नहीं और सारे भ्रष्टाचारियों को हम जुटाएंगे भारतीय जनता पार्टी में। और इसीलिए सही बिल्कुल लोगों ने कहा है कि बीजेपी का मतलब भ्रष्टाचारी जुटाओ पार्टी, भ्रष्टाचारी जुटाओ पार्टी है। चारों तरफ से, देश के हर कोने से भ्रष्टाचारियों को पिछले 10 साल में 400 से अधिक विधायकों को खरीदा गया दूसरी पार्टियों के। 25 बड़े नेताओं के ऊपर मुकदमे चल रहे थे, जिन नेताओं को भाजपा में ज्वाइन करवाया गया, और भाजपा में ज्वाइन करने के बाद 23 नेताओं के ऊपर जो केसेस थे वो सारे केसेस खत्म हो गए हैं। हाल ही में सबसे ज्यादा प्रफुल्ल पटेल के बारे में आपने देखा होगा कि सीबीआई ने उस केस को अब क्लोज कर दिया। तो भ्रष्टाचारियों का अभयारण्य है इस समय भारतीय जनता पार्टी। इस चुनाव में ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। और जो विपक्ष के ऊपर हमले हो रहे हैं, अब देख लीजिए कि 22 जनवरी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, और उसके बाद से कुछ लोग ये समझ रहे थे कि राम मंदिर ही इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा कार्ड है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम है इस समय देश में इतना जबरदस्त जनता में असंतोष है, बेरोजगारी इतने चरम पर है, महंगाई इतनी चरम पर है, लोगों के सामने आर्थिक संकट इतना ज्यादा है कि लोग ये चुनाव किसी मंदिर के मुद्दे पर लड़ने नहीं जा रहे हैं, वोट किसी मंदिर के नाम पर पड़ने नहीं जा रहे हैं। जनता अपने सवालों का जवाब मांग रही है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि पूरे सारे हथकंडे अपनाए गए। राम मंदिर उद्घाटन के तुरंत बाद भारत रत्न का भी इस्तेमाल हुआ। पहली बार हिंदुस्तान ने देखा कि भारत रत्न का भी इस्तेमाल राजनीतिक कारण से हो सकता है। और
जो भारत रत्न दिए गए इस दौर में, उसके बाद सबसे पहले नीतीश जी गए। हमने देख लिया कि किस तरह से झारखंड में मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया और बात आगे बढ़ते बढ़ते अब केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो विपक्ष के ऊपर इतने हमले, तो चुनाव में अगर चुनाव निष्पक्ष ना हो, चुनाव में बराबरी ना हो तमाम दलों के बीच में, तो वो कैसा चुनाव है? ये जो चुनाव हो रहा है जिसमें बीजेपी की कोशिश है कि बस बीजेपी अकेले, उसके पास सब पैसे है, उसी के पास पूरी सत्ता है, उसी के पास पूरा प्रशासन है, पूरा प्रचार तंत्र उसके पास है, तो चुनाव बिल्कुल एक तरफा हो। लेकिन जनता इसको समझ गई है, ये चुनाव बिल्कुल ही देश को बचाने वाला चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने वाला चुनाव है। और रोजगार का सवाल, किसानों का सवाल, आर्थिक संकट से जूझ रहे जो देश के छोटे कारोबारी हैं, छोटे दुकानदार हैं, इनके सवाल, ये चुनाव के सबसे बड़े सवाल हैं। इन सवालों को लेकर के हम लोग चुनाव में गए हैं। तो देश का सवाल, बिहार का सवाल और हर एक क्षेत्र के अपने अपने सवाल हैं। और खासकर हम कहेंगे कि सुदामा जी जहां लड़ रहे हैं तो लंबे समय से 2 टर्म से विधायक है, और विधायक रहते हुए पूरे भोजपुर और बिहार के तमाम किसान और बटाईदारों का सवाल, छोटे दुकानदारों के सवाल, लगातार विधानसभा के मंच पर इन सवालों को उठाते रहे हैं। अब समय आ गया है कि ये सवाल लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा पंचायत है, जो संसद है, संसद में भी ये सवाल उठे, नीतियां बदले, दबाव बने, और इसकी पूरी कोशिश हम लोग करेंगे। और इसी तरह जो अगियाओं का उपचुनाव है, ये उपचुनाव भी जो अन्याय हुआ है मनोज मंजिल और बड़गांव के हमारे भाई साथियों के साथ, और देश में बिल्कुल साफ है कि मोदी सरकार विधायकों को, विपक्ष के विधायकों को खरीद करके ये चलना चाहती है। तो विधायकों को खरीदना, विधायकों को, नेताओं को डराना, झुकाना, और जिनको खरीद नहीं सकते, जिनको झुका नहीं सकते, जिनको डरा नहीं सकते, उनको फंसाना, फर्जी मुकदमे में फंसाना, जेल में डालना, और यही काम मनोज जी के साथ हुआ है। तो इसके खिलाफ भी पूरे अगियाओं की जनता के सामने हमारा ये केस है। अगियाओं की जनता ने जो करीब 90,000 वोट दे करके, 60% से ज्यादा वोट दे करके मनोज मंजिल को उन्होंने विधानसभा में भेजा था, और मनोज जी जनता के सवालों पर दिन रात काम कर रहे थे। कोरोना के दौर में उन्होंने काम किया, अस्पताल से लेके स्कूल का सवाल, बच्चों से लेकर के मजदूरों का सवाल, आम नागरिकों के सवाल पर लगातार सजग रहे हैं, सक्रिय रहे हैं। तो ऐसे एक विधायक को जेल में डाल दिया गया, उनकी विधानसभा की सदस्यता छीन ली गई। तो पूरे क्षेत्र की जनता का ये बहुत बड़ा अपमान है, उनके साथ अन्याय है। इसका जवाब जनता ही देगी इस चुनाव में। हमने ये कोशिश की कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, बॉन्ड पर रोक तो लगी अभी, लेकिन उस बॉन्ड के जरिए पैसा तो इकट्ठा कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने, 8,200 करोड़ से ज्यादा पैसा। तो लोग ये पूछते हैं कि बॉन्ड का मुकाबला कैसे किया जाएगा, ये जो पैसा है कॉरपोरेट का, इस पैसों का मुकाबला कैसे किया जाएगा। तो हमने हमेशा जनता पर भरोसा किया है और जन सहयोग के बल पर चुनाव लड़ा है। इस चुनाव में हमने कहा कि बॉन्ड का मुकाबला, जो कॉरपोरेट का बॉन्ड है, वो जो बॉन्ड है जिसके पीछे एक तरह से रिश्वतखोरी का पैसा है, घूस का वसूली का पैसा है, भ्रष्टाचार का पैसा है, उसका मुकाबला जनता का कूपन करेगा। तो कॉरपोरेट के बॉन्ड के खिलाफ जनता का कूपन, घर घर जाओ, घर घर जाकर के 20 रुपए हर परिवार से लेना, ये इस चुनाव में हमारा सबसे महत्वपूर्ण अभियान है। और पूरे अप्रैल के महीने में हम ये अभियान चलाएंगे, घर घर जाएंगे, 20-20 रुपया लोगों से लेंगे, उनका सहयोग, तो उनके गाड़ी कमाई का ये पैसा, माले के प्रति भरोसे का पैसा, इस सहयोग के पैसे से ही हम लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। अप्रैल के महीने में हमारे सामने कई महत्वपूर्ण दिन हमारे सामने है। 11 तारीख ज्योतिबा फूले की जयंती है और 14 तारीख बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है। ये दोनों जयंती और दोनों सवाल आज सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। ज्योतिबा फूले अपने समय में, उस दौर में जो अंग्रेजों का राज था और देश में सामाजिक गुलामी का दौर था, तो सामाजिक गुलामी के खिलाफ सामाजिक बराबरी का उन्होंने झंडा बुलंद किया, अशिक्षा के खिलाफ शिक्षा का झंडा बुलंद किया, महिलाओं को शिक्षा मिले, दलितों को शिक्षा मिले, इसके लिए ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने मिलकर के कोशिश की। तो आज पूरे देश में शिक्षा अधिकार के लिए फूले हमारे सामने बहुत बड़े प्रेरणा का स्रोत है। तो 11 तारीख को फूले की जयंती मनाएंगे, 14 तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती, पूरे देश में
गांव-गांव में लोग मनाते हैं, हम लोग भी मनाएंगे। 22 अप्रैल को हमारी पार्टी का अपना स्थापना दिवस है, उसको भी इसी भोजपुर से पार्टी की शुरुआत हुई बिहार में, उस एकवारी से। तो फिर एक बार उन तमाम शहीदों को हम लाल सलाम पेश करेंगे, शहीदों के जो कुर्बानी है बिहार के लिए, देश के लिए, उसको सलाम करेंगे। तो 22 अप्रैल, तो ये 3 महत्वपूर्ण दिन के साथ साथ अभी हमारे सामने ईद है और फिर रामनवमी भी है। तो ये जो पर्व त्योहार का समय है, ये देश में तो खुशी का समय होना चाहिए, भाईचारे का समय होना चाहिए, अमन का समय होना चाहिए। और हम यही चाहते हैं, इस देश के गंगा जमुनी तहजीब, उसके मुताबिक ऐसे तमाम पर्व त्योहार ये लोग खुशी खुशी इसको मनाएं, शांति से गुजरें, और यहाँ कहीं किसी तरह के उन्माद उत्पात के लिए, हिंसा और नफरत के लिए कोई जगह ना हो। लेकिन पिछले साल हमने देखा कि बिहार शरीफ में क्या हुआ था, सासाराम में क्या हुआ था, और बहुत सारे इलाके में रामनवमी के मौके पर उन्माद उत्पात पैदा करने की कोशिश की गई। इसलिए आपके माध्यम से पूरे भोजपुर वासियों से, यहाँ के जागरूक मतदाताओं से, लोगों से हमारी ये अपील होगी कि हमारा जो भाईचारा है, सांप्रदायिक सौहार्द है, गंगा जमुनी तहजीब है, इसको हम बरकरार रखें, और माले के एक एक कार्यकर्ता, एक एक हमारे सदस्य इस पर बिल्कुल सजग रहे कि ईद हो या रामनवमी, बिल्कुल शांति से, भाईचारे के साथ, खुशी खुशी, अमन के साथ ये पर्व त्योहार गुजर जाए। और चुनाव किसी मंदिर मस्जिद के सवाल पर नहीं, किसी धार्मिक विभाजन के सवाल पर नहीं, किसी सांप्रदायिक नफरत के आधार पर नहीं, बल्कि जनता के मुद्दों पर लड़ा जाए। किसान जो फसल की कीमत मांग रहे हैं, किसान जो अपने कर्ज से छुटकारा मांग रहे हैं, वो देश के नौजवान जो पक्की नौकरी मांग रहे हैं, जो निजीकरण पर रोक लगाना चाहते हैं, जो आरक्षण का पूरा अधिकार चाहते हैं, वो देश के सारे कर्मचारी जिनको पुरानी पेंशन स्कीम चाहिए, देश के सारे हमारे स्कीम वर्कर्स महिलाएं जिनको सम्मान और सुरक्षित रोजगार चाहिए, मिड डे मील हो, आशा हो, आंगनबाड़ी हो, जीविका से जुड़ी हुई महिलाएं हो, तो ये पूरे बिहार से जो हमने एक कास्ट सेंसस के बाद जो आरक्षण का विस्तार हुआ है, वो हम चाहते हैं कि पूरे देश में हो। तो ये जो मुद्दे हैं दलित बहुजन समाज के लिए, ये जो मुद्दे हैं देश की महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, बटाईदारों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए, इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए। 10 साल से आर.के. सिंह साहब यहाँ से सांसद बने हुए हैं, मंत्री भी हैं, और क्या हुआ नहीं हुआ बिल्कुल जनता के सामने है। और तो सरकार, मोदी सरकार तो जवाब देना नहीं चाहती। अभी 10 साल का जवाब जब देना है, 2014 से 2024 तक देश 10 साल का जवाब मांग रहा है, देश 10 साल का हिसाब मांग रहा है, और मोदी जी 2047 का सर्च बाकी। तो आप सीधे सुन रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने कहा लगातार वो बीजेपी पर हमलावर है, वहीं नरेंद्र मोदी पर उन्होंने हमला करते हुए साफ तौर पे कहा कि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती है, वो सिर्फ मंदिर और मस्जिद की बात करती है। वहीं बात करें तो कहीं ना कहीं जो मुद्दा रहेगा इस बार वो सिर्फ विकास का ही रहेगा। और साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज आरा पहुँचे हैं जो सभी नेता, वो उसमें यहाँ के स्थानीय जो तारारी के विधायक हैं सुदामा प्रसाद भी मौजूद हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी पर ये हमलावर देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज की खबरों में बस इतना ही। कल किसी और खबर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए नमस्कार।